नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की एक जो पाठ्य पुस्तक है आरोह पाठ्य पुस्तक उसका अध्याय नंबर 5 आज हम पढ़ रहे हैं। और इस सेशन के लिए तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, इसलिए पहला और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे 5वें चैप्टर की, आरोह पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 जिसका नाम है गलता लोहा। ठीक है, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। पहले बात करते हैं लेखक की। तो लेखक का जन्म हुआ है 1932 में और इन्हें पहल सम्मान मिल चुका है। ठीक है, और इनकी कुछ रचनाएं हैं, नौरंगी बीमार है और कोसी का घटवार। तो बात करते हैं लेखक के बारे में। सबसे पहले तो पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था, युग को चेंज करने वाला। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, अलग प्रकार की कहानियां, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आकर खड़ी हो गई। तो ये जो गद्य में बहुत सारी विधाएं हैं उसमें एक कहानी विधा भी है, लेकिन उस कहानी को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाने लगा और उस पूरे उठान का नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो गया वो? नई कहानी आंदोलन। ठीक है, नई कहानी आंदोलन मतलब कहानी में कुछ परिवर्तन किए गए बदलते हुए समाज के अनुरूप। ठीक है, इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। अन्यतम मतलब जिसका अन्य के जैसा कोई स्थान नहीं है, विशेष स्थान है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका यानी वर्ग उनकी कहानियों में जगह पाता है। तो उनके कहानियों में क्या बताया गया है? एक तो मेहनती वर्ग और सुविधा से हीन वर्ग, अभाव जो ग्रस्त जो लोग हैं उनके बारे में यहां बताया गया है। निहायत सहज और आडंबरहीन मतलब दिखावे से रहित भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार में गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। विडंबना मतलब अजीब परिस्थिति, दुर्भाग्य। ठीक है ना, जो समाज में विडंबनाएं हैं, अजीब परिस्थितियां हैं, गरीब और अमीर के बीच जो दूरी है उसको प्रस्तुत किया गया है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी हैं, पोलिश में भी है और रूसी भाषा में भी अनुदित हो चुकी है, मतलब ट्रांसलेटेड हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। तो उनकी कहानी कौन सी है? दाजू जो कहानी है उस पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो ये तो हो गया लेखक का परिचय। अब बात करते हैं इस चैप्टर का परिचय। तो ये जो चैप्टर है गलता लोहा एक कहानी है। तो बात करते हैं कहानी के बारे में। कहानी का नाम है गलता लोहा। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी। तो यह कहानी क्या करती है? जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करती है। जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करती है कहानी। किस प्रकार कि जो पहले जो समाज था वो कर्म के आधार पर बटा हुआ था। पहले वर्गों में बटा हुआ था समाज, 4 वर्ग प्रमुख रूप से थे। ठीक है ना, तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में क्या किया गया? उनके कामों के आधार पर उनको जाति के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है ना,
और किसी को छोटी जाति, किसी को बड़ी जाति का दर्जा दे दिया गया, वो बहुत ही गलत है। इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। ठीक है ना, दिखावा नहीं है बल्कि अर्थ की गंभीरता ज्यादा है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी मतलब इंटेलिजेंट और निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन, तो यहां मोहन की बात की गई है, और मोहन एक निर्धन ब्राह्मण है और परंतु इंटेलिजेंट है, मेधावी है, प्रतिभावान है। किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। ठीक है ना, वो ब्राह्मण है, एक तरीके से कह सकते हैं उच्च जाति का है, लेकिन वो ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है और वो समझ लेता है कि जाति, छोटी जाति और बड़ी जाति ऐसा कोई कुछ नहीं होता। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं है बल्कि उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। तो जहां पर ऊंची और नीची जाति, ये जातिगत जो भेदभाव था, अस्पृश्यता, छुआछूत जो थी, उसके बारे में क्या कहा है, उसके बारे में व्यंग किया गया है। और जो ब्राह्मण युवक जो मोहन है वह क्या करता है, अपने मित्र धनराम लुहार के पास जाकर वो बैठ जाता है। ठीक है, मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह है मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यानी लोहा पिघल गया है, मतलब लोहा पिघलने का मतलब उसकी भावनाएं पिघल गई है, उनका जो गर्व है, घमंड है, वो चूर हो गया है। और वो जो ब्राह्मण युवक मोहन है वो समझने लगा है कि कोई भी जाति छोटी नहीं होती, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए हमें उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहिए। तो ये पाठ का परिचय था। कहानी स्टार्ट करते हैं कि मोहन के पैर अनायास ही, अनायास मतलब बिना प्रयास के, अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के। ठीक है, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। कहां चले गए? शिल्पकार टोले की ओर। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। ठीक ना, तो वो मोहन ब्राह्मण लड़का है, वो कहां जाना चाहता था? अपने धनराम लुहार के पास वो जाना चाहता था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यानी जहां लोहे का काम हो रहा है, लोहे को गलाया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है और लोहे की कोई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। ठीक है ना, तो ये कहां पर हो रहा है ये सब काम? धनराम लोहार के पास में। ठीक है, लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर आएगा। ऐसा किसने सोचा था? ऐसा सोचा था उस ब्राह्मण लड़के मोहन ने। क्या सोचा था? कि मैं खेत पर जाऊंगा और खेत पर काम करूंगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। उस मोहन के पिताजी अब यह काम नहीं कर सकते, इसलिए मोहन को वो खेती का काम करना पड़ रहा है। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहां कर पाते हैं। यानी कि अब वो जो पंडितगिरी है, जो ब्राह्मण की पूजा पाठ जो करवाते थे, ठीक है ना, वो मोहन के जो पिताजी हैं वंशीधर जी, अब वो नहीं करवाते हैं।
यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, जर्जर मतलब बूढ़ा हो चुका है, बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है शरीर, अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता है। तो यानी कि इतनी पूजा पाठ वगैरह ये उन वंशीधर जी से अब नहीं होती है। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, निश्वास मतलब दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लेकर, क्या कहा था वंशीधर जी ने, किसको कहा था, अपने बेटे मोहन को कहा था कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की बात नहीं है, बूते की मतलब मेरे वश की बात नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब ये मैं नहीं कर सकता, पूजा पाठ अनुष्ठान ये नहीं कर सकता। एकाएक अचानक ना भी नहीं कहीं कहा जा सकता, कुछ समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। किसने कहा, वंशीधर जी ने। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास है और न वैसी गति। तो वंशीधर जी अब बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे ये पूजा पाठ नहीं होता है, अब वो दूसरे के घर में जाकर, यजमान के घर पे जाकर वो पूजा पाठ नहीं करवा सकते। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये जो मेरा बेटा है वो कर लेगा, लेकिन मोहन जो था उससे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे इस काम का अभ्यास नहीं है, ठीक है, और ना ही वैसी गति, ठीक है। जो काम जिस काम का हम अभ्यास करेंगे उसमें गति आती जाएगी, ठीक है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं कर दूंगा, ये नहीं। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। अनुत्तरित का मतलब है बिना उत्तर दी हुई, ठीक है। ठीक है, अनुत्तरित का मतलब है बिना उत्तर दी हुई रह गई। उस पिता के सवाल का जवाब बेटे मोहन ने नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था। उस मोहन ने सोचा था, वो ब्राह्मण लड़का था, वो खेतों में जा रहा था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। वो जो काटने का जो हंसुआ है जिससे वो खेत में काम करेगा, फसल को काटेगा, उसकी धार खराब हो गई है, तो उस धार उसमें लगवानी पड़ेगी। जैसे कैंची की धार लगवाते हैं सबकी, तो उसी प्रकार वो हंसुए को धार लगवानी पड़ेगी, तो वो काम करेगा, उसकी धार कम हो गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। तो ठीक है, तो उसने क्या किया, जो ब्राह्मण लड़का है, वंशीधर जी का जो लड़का है मोहन है, वो जाना चाहता था खेत में थोड़ा काम कर लूंगा, पंडित गिरी तो मुझसे नहीं होती है, तो खेत का काम कर लूंगा। तो उसने वो हंसुआ जो हाथ में लेकर गया, उसने सोचा कि थोड़ा इसमें तो धार ही नहीं है, तो धार लगवा लेता हूं। वो कहां चला गया, धनराम के पास, धनराम लुहार के पास चला गया वो, ठीक है। तो वहां पर वो धनराम उसके काम कर रहा था और उसको काम करते हुए वो मोहन देख रहा था एक डिब्बे पे बैठा हुआ। मास्टर त्रिलोक सिंह तो गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। किसने पूछा? उस ब्राह्मण लड़के मोहन ने उस धनराम लुहार से पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब उनकी निधन हो गया होगा शायद। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, अब वो बचपन की याद करने लगे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। पुराना जो अच्छा सुखद समय था, सुखद बचपन था, उसकी याद आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, प्रसन्नता आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो करके हंस दिए।
ठीक है ना, अपनी बचपन की याद कर रहे हैं, स्कूल डेज को वो याद कर रहे हैं कि मास्टर साहब जो थे, मास्टर त्रिलोक सिंह जी, अभी उनका निधन हुआ है और उनकी छड़ी का डर लगता था, जो स्टिक मारते थे, डंडा मारते थे, उससे डर लगता था। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, कुछ हुक्का पीकर वो स्कूल में आते थे। कौन? मास्टर त्रिलोक सिंह, ठीक है। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। और जैसे ही मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल में आते तो सारे बदमाश, जो भी शरारती जो बच्चे थे, वो क्या करने लगे थे, वो चुप बैठ जाते थे। कैसे? जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। सांप सूंघने का मतलब है बिल्कुल चुप हो जाना, सांप सूंघ जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिल्कुल खामोश हो जाना, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते थे। कड़े स्वर में वह पूछते थे, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? कि प्रेयर हो गई क्या? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन कहाँ है? कौन पूछता? मास्टर त्रिलोक सिंह। मोहन उनका चहीता शिष्य था। मोहन जो वंशीधर का लड़का है, ब्राह्मण लड़का है, पुरोहित खानदान का वह कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ है, ठीक ना। तो जो मोहन था वो कुशाग्र बुद्धि का था। कुशाग्र बुद्धि मतलब कह सकते हैं कि बुद्धिमान था, तीव्र बुद्धि वाला था, और वो पढ़ाई में भी तेज था और सिंगिंग यानी गाने में भी अच्छा था, वो गाने का भी नॉलेज था उसको। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, ठीक है ना, पूरे स्कूल को देखता था वो। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था, यानी वो प्रार्थना करवाता था। कौन? मोहन। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर किसी को क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था तो वो क्या करते थे, उसको दंड भी कौन देता था? वो मोहन ही देता था, क्योंकि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट था। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, ठीक है ना। तो वो कौन लगवाता था? मोहन। वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था। धनराम जो लुहार है, जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मतलब हम सफर साथ का क्लासमेट मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे, डंडे खाए थे और या फिर कान खिंचवाए थे, वो कान भी खींचते थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, ठीक है ना। तो मोहन, इसका एक कारण यह शायद यह था कि बचपन से ही मन में बिठा दी गई थी। जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। तो धनराम जो है, मोहन क्या करता था, मोहन उसको धनराम को सजा दिलवाता था, क्योंकि मोहन तो इंटेलिजेंट था, वो हर प्रश्न का जवाब जानता था। लेकिन धनराम कभी कभी अटक जाता था, तो धनराम की पिटाई कौन करवाता था? मोहन, ठीक है ना। तो अगर वो मोहन पिटाई भी करवाता था तो फिर भी जो धनराम है वो कभी उसका ऑब्जेक्शन नहीं करता था, उसके प्रति कभी भी ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? उसको धनराम लुहार को समझाया गया था कि तुम हमेशा छोटी जाति के हो और जो मोहन है वो उच्च जाति का ब्राह्मण है, वो, ठीक है ना, उसका तुम्हें आदर करना ही चाहिए। वो जैसा कहता है उसको मान लो,
क्योंकि तुम छोटे हो, ऐसा उसको समझाया गया था। बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहता था। तो जो धनराम लुहार है वो समझता था कि ये हमारी उच्च जाति के व्यक्ति हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार कर सकते हैं, इनका कहना हमें मानना ही चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि ये उच्च जाति के लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, ब्राह्मण है ये, ठीक है ना। हम लुहार हैं, निम्न जाति के हैं, हमको इनका आदर करना पड़ेगा, इनके कहने को मानना पड़ेगा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था। तो वो धनराम लोहार कहां तक पढ़ा था? 3rd क्लास तक, तीसरी कक्षा तक वो पढ़ पाया, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और दूसरी बात है कि उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं थी। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ, धनुआ मतलब धनराम, 13 का पहाड़ा सुना तो? 12 का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, ठीक है ना। उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी, किसमें? धनराम लुहार में। तो 12 तक ही पहाड़े याद थे उसको, 12 तक टेबल याद थी उसको। तो वो क्या सुनाता था? 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटा उसको पड़ती थी एक संटी, उसकी पिंडलियों पर, उसके पैरों पर पड़ती थी, पैरों की जो पिंडलियां होती है वहां पर उसको पड़ती थी डंडे पर। मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई, डंडा टूट जाता है। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, एक मजबूत डंडा आना चाहिए, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद करवाता हूं। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। तो जो टीचर हैं त्रिलोक सिंह मास्टर साहब, उनका सामान्य नियम क्या था कि जो जिसकी पिटाई होगी वही डंडा लेकर आएगा कहीं से, पेड़ों से तोड़कर, पेड़ों की डंडियां, ठीक है। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था, ठीक है ना, वो सुना नहीं पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैत का उपयोग करने की बजाय जवान की चाबुक लगा दी, ठीक है ना। उसको डंडा नहीं चलाया बल्कि उसको कड़वे शब्द कहे, कटु शब्द कहे। किसने? टीचर ने। क्या कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहां लगेगा इसमें, ठीक है ना। विद्या के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ती है, अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पढ़ाई कहां से आएगी तुझे? तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है क्योंकि तू लोहार है, तुझे पढ़ाई नहीं आ सकती। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी कि ये दरातियां हैं, इसमें धार लगाना, यही काम है तेरा, तेरे से पढ़ाई नहीं होगी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। जो धनराम लुहार था, उसके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो उसको पढ़वा नहीं सकते थे, इसलिए उसको अपने काम में लगवा दिया था, ठीक है ना। वो लुहार का काम करता था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे।
और जरा सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे, उसकी पिटाई होती थी। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। गंगाराम यानी उसके पिता, ठीक है। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे, ठीक है ना। तो जब गंगाराम की मृत्यु हो गई तो उसके बेटे धनराम लुहार ने उसके लोहार के काम को संभाल लिया, उसकी भट्टी को संभाल लिया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पांचवी क्लास तक उसने पास किया, किसने, मोहन ने, जो कि ब्राह्मण लड़का था। और क्या हुआ, उसने स्कॉलरशिप लेकर वो पढ़ने लगा, आगे पढ़ने लगा, क्योंकि 5वीं से आगे पढ़ना ही कोई सामान्य बात नहीं थी उस समय। और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। कौन, ब्राह्मण लड़के मोहन के पिता वंशीधर जी। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक धंधा कौन सा है, जो पूर्वजों से चला आ रहा है, ठीक है ना। कौन सा धंधा था, वो पंडितगिरी का, पूजा पाठ करवाना। लेकिन अब उसमें इतना दम नहीं था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे, पूरी दान दक्षिणा नहीं मिलती थी। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, दारिद्र्य मतलब गरीबी को मिटा देगा। मोहन क्या कर देगा, गरीबी को मिटा देगा। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर ही वह सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी, ठीक है ना। बरसात के दिनों में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो स्कूल था, आगे का स्कूल, वो दूर था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं आ रही, लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने समझा कि जो वो बालक था मोहन, उसको वो पढ़ाई में लग गया, और जो दूसरा लड़का लुहार था वो किसमें, अपने काम में लग गया। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।